Hello friends, welcome back to my YouTube channel विद्यार्थी साइड. दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी प्रिया सरकार. तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में पढ़ेंगे हम सेकंड वेस्टर्न एजुकेशनल थिंकर मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट को. तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल विद्यार्थी साइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए. और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास. तो जैसे कि हम किसी भी एजुकेशनल थिंकर को पढ़ने से पहले हम उसकी बायोग्राफी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी मैंने सबसे पहले कुछ पॉइंट्स बायोग्राफी से रिलेटेड दिए हैं. इन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद मैं आपको इनकी स्टोरी और बायोग्राफी के जो मैंने पॉइंट्स मेंशन किए हैं इन सब को सम अप करूँगी, जिससे कि आपको इनकी बायोग्राफी या फिर इनकी जो लाइफ स्टोरी है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी. और किसी भी एजुकेशनल थिंकर की लाइफ स्टोरी पढ़ने के बाद ही हमें उसके एजुकेशनल व्यू पॉइंट समझ में आते हैं. तो फिर चलिए शुरू करते हैं. इसका फर्स्ट पॉइंट है, Mary Wollstonecraft was born on 27th April in 1759 in London. मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का जन्म 27 अप्रैल सन 1759 में लंदन में हुआ था. शी वॉज अ ब्रिटिश राइटर, मॉडर्न एंड रेडिकल फेमिनिस्ट, फिलोसफर एंड एन एडवोकेट ऑफ वुमेन्स राइट्स. मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ब्रिटिश राइटर थी. क्योंकि इनका जन्म ब्रिटेन के लंदन में हुआ था तो ऑब्वियसली बात है ये ब्रिटिश राइटर ही होंगी. इन्हें मॉडर्न और रेडिकल फेमिनिस्ट कहा जाता है क्योंकि इन्होंने उस दौर में यानी 18th सेंचुरी में जब फेमिनिज़म का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता था सोसाइटी में, तब के ज़माने में इन्होंने फेमिनिज़म की शुरुआत की. इसीलिए इन्हें फाउंडर ऑफ फेमिनिज़म कहा जाता है. और इन्होंने अपने आर्टिकल्स के थ्रू फेमिनिज़म को इतना स्ट्रांगली प्रमोट किया है कि इन्होंने उस 18th सेंचुरी के जितने भी बड़े बड़े फ़िलासफ़र थे जो कि मेल डोमिनेंट थॉट्स को और पैट्रियार्कल माइंडसेट को प्रमोट करते थे, उन सबको स्ट्रांगली चैलेंज्ड किया है. और इन्होंने अपने आर्टिकल्स के थ्रू वुमेन एजुकेशन और वुमेन राइट्स को सपोर्ट करने की, प्रमोट करने की बात की है. शी इज़ वन ऑफ द फर्स्ट फेमिनिस्ट इन वेस्टर्न फ़िलासफ़ी. इन्हें वेस्टर्न फ़िलासफ़ी का फर्स्ट फेमिनिस्ट कहा जाता है. She criticized gender-based inequality in society and advocated equal education and rights for both gender. मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने उस टाइम की सोसाइटी में जो जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी थी उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है. और इन्होंने इक्वल एजुकेशन और इक्वल राइट्स फॉर बोथ जेंडर यानी दोनों जेंडर्स के इक्वल एजुकेशन और इक्वल राइट्स को प्रमोट करने की बात की है. During her time, women were educated mainly to please men or manage household. वॉलस्टोनक्राफ्ट जिस समय की हैं उस समय की शिक्षा व्यवस्था कुछ इस प्रकार थी कि दोनों जेंडर्स को अलग अलग तरह की शिक्षा दी जाती थी. यानी बॉयज़ को इंटेलेक्चुअल और रैशनल बेस्ड एजुकेशन उनको प्रोवाइड की जाती थी, और गर्ल्स के लिए उनको होम साइंस सिखाया जाता था, घर संभालना सिखाया जाता था, और पुरुषों को प्रसन्न कैसे करना है, उनकी सेवा कैसे करनी है, इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थी. इसीलिए वॉलस्टोनक्राफ्ट ने उस समय के एजुकेशन सिस्टम को टारगेट करते हुए, चैलेंज करते हुए उसको क्रिटिसाइज़ किया है. और उन्होंने ये मांग रखी है अपने आर्टिकल्स में, लेख के द्वारा उन्होंने इस चीज़ को प्रमोट किया है कि एजुकेशन सिस्टम में ये बदलाव बहुत ज़रूरी है. दोनों जेंडर्स हर एक तरीके से इक्वल हैं और दोनों ही जेंडर्स को इक्वली एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं भी बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, उनको भी रैशनल और इंटेलेक्चुअल बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए. वो सिर्फ घर संभालने तक सीमित नहीं है या पुरुषों को प्रसन्न करने तक ही उनका जो है अस्तित्व नहीं है. She argued that girls should be educated to acquire that necessary resources to live independent and virtuous lives. इनका ये मानना था कि महिलाएं भी इस प्रकार की शिक्षा का अधिकार रखती हैं जिससे कि वो इंडिपेंडेंट बने, उनके पास ज़रूरत के हर रिसोर्सेज अवेलेबल हों और वो भी अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाएँ. हर अर्ली राइटिंग सच एज थॉट ऑन एजुकेशन ऑफ डॉटर्स. इनके जो शुरुआती लेख हैं, जो भी आर्टिकल इन्होंने लिखे हैं, उसमें ज़्यादातर इन्होंने बेटियों की शिक्षा पर बल दिया है. हर मेच्योर वर्क ऑन वुमेन्स प्लेस इन सोसाइटी इज़ अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन्स. इनके आर्टिकल्स ज़्यादातर वुमेन राइट और वुमेन एजुकेशन पर ही बेस्ड होते थे. लेकिन 1792 में इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की थी जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक रही है इनकी. इस बुक का नाम है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन. मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने अपनी इस बुक में उन मेन पॉइंट्स को हाईलाइट किया है जो कि उस टाइम की मेल डोमिनेंट सोसाइटी में एक फ़ीमेल का क्या रोल है और
उसको रिप्लेस करते हुए एक फ़ीमेल का क्या रोल होना चाहिए सोसाइटी में, इन सभी पॉइंट्स को बहुत ही डीप स्टडी करके इन्होंने अपनी इस किताब में इन पॉइंट्स को लिखा है। वुमेन्स आर नॉट नेचुरली इन्फीरियर बट रीस्ट्रेन्ड बाय द सोसाइटल प्रिजुडाइज। मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट का ये मानना है कि महिलाएं नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से ना तो वो कमज़ोर होती हैं और ना ही इतनी भावनात्मक होती हैं जिस तरह से समाज ने उन्हें बना दिया है। मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट का ये कहना है कि महिलाएं प्राकृतिक रूप से ना तो कमज़ोर होती हैं और ना ही वो भावनात्मक होती हैं, लेकिन समाज ने उन्हें कुछ इस प्रकार से बना दिया है या उनके दिमाग में ये सारी बातें भर दी गई हैं कि वो शारीरिक रूप से तो कमज़ोर हैं ही और साथ ही साथ वो भावनात्मक रूप से भी कमज़ोर हैं। लेकिन मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट का ये कहना है, और उन्होंने इस बात को अपनी किताब में बहुत अच्छे से स्पष्ट भी किया है, क्लैरिफाई किया है कि महिलाएं भी एक बुद्धिजीवी प्राणी हैं, उनके पास भी तार्किक क्षमता है, सोचने समझने की शक्ति है और उनको भी सौंदर्य और भावनात्मक दृष्टि से ऊपर उठकर अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को निखारना है, जहाँ पर उन्हें उनकी तार्किक क्षमता को, उनकी इंटेलेक्चुअलिटी को डेवलप करने की बात की है मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट ने। इसके बाद कुछ किताबें हैं, इनको भी देख लेते हैं एक बार। मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट ने काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं, जिसमें से ये 2 किताबें कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं। पहली किताब है द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, ये 1790 में लिखी गई थी। और इसके बाद जो इन्होंने दूसरी किताब लिखी है द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ये 1792 में लिखी गई थी। और इन दोनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेकेंड वाली बुक द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, 1792 में पब्लिश हुई थी ये किताब। तो यहाँ पर मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट की बायोग्राफी जो है कंप्लीट होती है। इसके बाद पढ़ेंगे हम इनके एजुकेशनल व्यूज़। तो एजुकेशनल व्यूज़ को पढ़ने से पहले मैं इनकी बायोग्राफी को एक बार समअप कर देती हूँ, जिससे कि आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएंगे। मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट का फेमिनिस्ट बनने के पीछे जो बड़ा रीज़न है वो है इनकी पर्सनल लाइफ, क्योंकि ये जिस फैमिली से बिलोंग करती हैं वो एक मेल डोमिनेंट फैमिली थी। उस फैमिली में इनके फादर का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस मेंटेन रहता था और इनके फादर की एक आदत थी ड्रिंक करने की, जिसकी वजह से घर का माहौल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता था, क्योंकि इनके जो फादर हैं वो इनकी मदर को बहुत मारते पीटते थे, इनको भी मारते पीटते थे। तो जिस वजह से मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट ने घर पर ही यानी घर से इन्होंने जो है विरोध प्रदर्शन शुरू किया, और जिसकी वजह से इनके फादर ने इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया। और इसकी वजह से मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट ने बहुत ही कम उम्र में जो है अर्निंग करनी शुरू कर दी थी। ये एक प्रेस में जॉब करती थी। उस प्रेस में ये कभी कभी अपने आर्टिकल्स भी पब्लिश करती थी जो कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी को चैलेंज्ड करते थे, क्योंकि इनका जो माइंडसेट था वो अपने घर से ही डेवलप हो चुका था, क्योंकि इनके पापा इतना ज़्यादा मेल डोमिनेंट माहौल बना के रखते थे, जिसकी वजह से इनको इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। और इन्होंने ये चीज़ भी देखी कि जो फीमेल्स हैं उनके पास इंडिपेंडेंट होने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से वो इंडिपेंडेंट हों या कुछ अर्निंग करें, क्योंकि उस समय का जो एजुकेशन सिस्टम था वो वुमेन एजुकेशन को सपोर्ट तो करता था, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस था क्योंकि मेल्स को इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, जैसे इंटेलेक्चुअल बेस्ड एजुकेशन था, रैशनल बेस्ड एजुकेशन, जिससे कि वो सोसाइटी में एक बहुत ही बड़ा जो है अपना वर्चस्व स्थापित कर पाते थे। लेकिन महिलाओं के लिए कुछ इस प्रकार की शिक्षा थी, जैसे गृह विज्ञान की शिक्षा और घर संभालने की शिक्षा, बाल देखभाल करने की शिक्षा, या फिर पुरुषों को प्रसन्न करने की शिक्षा, उनकी सेवा करने की शिक्षा, और अपने भावनात्मक व्यक्तित्व को और अपनी सुंदरता को, अपने शारीरिक सुंदरता को जो है मेंटेन करने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था दी जाती थी महिलाओं को। तो मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट ने इस प्रकार के एजुकेशन सिस्टम को अपोज़ किया है। उनका ये मानना है कि लड़कियां भी इंटेलेक्चुअल हैं, उनके पास भी रैशनल थिंकिंग है, वो उनके पास भी रैशनल इंटेलेक्चुअल है, उनको भी इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे कि वो इंडिपेंडेंट बने, सोसाइटी में अपना एक स्टेबल मेंटेन करें, फैमिली में अपने आप को जो है एक स्टेटस मेंटेन करें। मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट के आर्टिकल्स उस टाइम के बड़े बड़े दार्शनिक जो कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी को या मेल डोमिनेंट थॉट को सपोर्ट करते थे, जैसे रूसो हो गए, वोल्टायर हो गए, या फिर कांट हैं, ये सब पितृसत्तात्मक सोच को, विचार को समर्थन देते थे, और इनको मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट ने अपने आर्टिकल्स के थ्रू चैलेंज किया है, क्रिटिसाइज़ किया है। इन्होंने डायरेक्टली रूसो को भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया है
क्योंकि रूसो 18वीं सेंचुरी के महान दार्शनिकों में से एक माने जाते थे और रूसो ने प्रकृतिवाद को यानी नेचुरलिज्म को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है। लेकिन रूसो ने उसी दौरान रोमांटिसिज्म को भी इंट्रोड्यूस किया। रोमांटिसिज्म का स्प्रिंग अप हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट। रोमांटिसिज्म को रोमांटिक मूवमेंट भी कहते हैं और ये रोमांटिक मूवमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट इमर्ज हुआ था, क्योंकि लोग ज़्यादातर मटीरियलिस्टिक चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुके थे। मतलब रुपए, पैसा, ज़मीन, जायदाद, काम पर जाना, काम करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि उन्होंने अपनी मानसिक शांति खो दी थी। तो लोग मानसिक शांति की तलाश में प्रकृति की ओर लौटने लगे, प्रकृतिवाद का सहारा लेने लगे और रूसो ने नेचुरलिज्म से ही इंस्पायर होकर रोमांटिसिज्म को इंट्रोड्यूस किया था। क्योंकि जब लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बोर हो जाएंगे, जब लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों से अशांत महसूस करेंगे, तब वो मन की शांति के लिए कहाँ जाएं? प्रकृति की ओर जाएं, क्योंकि प्रकृति उनको मानसिक शांति देगी। और रूसो का ये मानना था कि महिलाएं भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, क्योंकि रूसो ने महिलाओं को एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखना शुरू किया और उनका ये मानना था कि जब लोग मानसिक अशांत होंगे या फिर परेशान होंगे, तो महिलाओं का जो रोल है, महिलाओं की जो भूमिका है, वो ये है कि वो पुरुषों की सेवा करें, उनको आनंदित करें, उनको प्रसन्न करें। इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था उस ज़माने में या उस दौर में ऐसी क्यों थी, वो इस वजह से थी क्योंकि बड़े बड़े दार्शनिकों ने महिलाओं को सिर्फ आनंद की वस्तु माना है और इसी वजह से उनको इस प्रकार की शिक्षा दी जाए जिससे कि वो घर संभालें, बच्चे पालें और पुरुषों की सेवा करें। और इसी कॉन्सेप्ट को, इसी थॉट पैटर्न को मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट ने अपोज किया है और ये उस दौर की यानी 18वीं सेंचुरी की पहली महिला थी जिन्होंने बड़े बड़े दार्शनिकों के विचारों को टक्कर दी थी। तो ये थी इनकी बायोग्राफी की एक समरी। इसके बाद पढ़ेंगे हम इनके एजुकेशनल व्यूज़। मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट इक्वल एजुकेशन की बात करती हैं। उनका ये मानना है वुमेन शुड रिसीव द सेम एजुकेशन एज मैन। जो शिक्षा पुरुषों को दी जा रही है वही शिक्षा महिलाओं को भी दी जानी चाहिए। सेकंड पॉइंट है एजुकेशन शुड डेवलप रैशनल थिंकिंग एंड मोरल वैल्यूज़ इन बोथ जेंडर। जब दोनों जेंडर्स में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, दोनों जेंडर्स इक्वल हैं, तो दोनों को ही समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और दोनों का ही मोरल और रैशनल डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। She argued that education should empower women intellectually, not just make them pleasing to men. मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट इस प्रकार की शिक्षा की वकालत करती हैं जिससे कि महिलाओं का बौद्धिक सशक्तिकरण हो, ना कि उन्हें इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे कि वो सिर्फ पुरुष की एक दासी बनकर रहें, उनको प्रसन्न करें, उनको आनंदित करें और अपने शारीरिक सुंदरता पे ध्यान दें। She challenged the belief that women are inferior to men, but ignorance as the cause of women's perceived weakness, not nature. मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट का ये मानना है कि महिलाएं स्वाभाविक तौर पर ना तो वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होती हैं, ना वो मानसिक रूप से कमज़ोर होती हैं और ना ही भावनात्मक रूप से कमज़ोर होती हैं। ये सारी कमज़ोरी सिर्फ समाज द्वारा उस पर थोपी गई हैं। उसके दिमाग में इस तरीके की चीज़ें भर दी गई हैं कि वो जितना कमज़ोर रहेगी समाज उसे स्वीकार करेगा। She supported co-education where boys and girls learn together to promote mutual understanding, equality and respect. मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट ने को-एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट किया है। उनका ये मानना है कि जब हम बच्चों को एक साथ शिक्षा देंगे तो उनके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इक्वलिटी और रिस्पेक्ट, इन सब की भावना डेवलप होगी। She believed that education make women economically and mentally self-reliant. उनका ये मानना है कि सिर्फ एक शिक्षा के माध्यम से ही हम महिलाओं को आर्थिक रूप से और मानसिक दोनों ही रूप से सशक्त कर सकते हैं, उन्हें सेल्फ डिपेंड बना सकते हैं। She opposed rote learning, favored experiential learning, active learning and rational learning. उन्होंने रोड लर्निंग को बहुत ज़्यादा अपोज़ किया है क्योंकि जिस प्रकार की उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी महिलाओं के लिए ख़ास तौर पे वो ज़्यादा रोड लर्निंग पर बेस्ड थी और इन्होंने ये कहा है कि महिलाओं को भी इस तरह की शिक्षा देनी चाहिए जिससे कि वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल मतलब एक्सपीरियंस करें, एक्टिव लर्निंग करें और रैशनल लर्निंग करें। She believed that society could be improved by educating women who are future mother, moral guides and raise morally strong children. मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट का ये मानना है कि किसी भी समाज में सुधार तब तक नहीं हो सकता जब तक उस समाज की महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, ख़ास तौर पे जब उनका रैशनल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं होगा। मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट ये मानती हैं कि महिलाओं की शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि भविष्य में वो एक माँ बनती हैं, घर संभालती हैं और बच्चों को
बड़ा करती हैं, यानी कि उनका पालन पोषण करती हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है महिलाओं का शिक्षित होना, क्योंकि वो आने वाली पीढ़ी का एक बेस तैयार करती है, उनके लिए एक फाउंडेशन का काम करती हैं। और जितना ज़्यादा फाउंडेशन स्ट्रांग होता है, उसके बाद की जो बिल्डिंग तैयार होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो इसीलिए मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का ये कहना है कि सबसे ज़्यादा हमें महिलाओं को शिक्षित करने की ज़रूरत है। तो ये थे मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के एजुकेशनल व्यूज़। आज की क्लास में हमने मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की बायोग्राफ़ी, उनकी बुक्स और उनके एजुकेशनल व्यूज़ को पढ़ा। आज की क्लास में जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है वो सब कुछ वॉलस्टोनक्राफ्ट के पर्सपेक्टिव में ही दिया है। अपनी तरफ से कुछ भी मैंने यहाँ पे पर्सनली कोई पॉइंट ऐड नहीं किया है, पर्सनली कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। जो कुछ भी एक्सप्लेन किया है उनके पर्सपेक्टिव में ही किया है। और मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने जो एजुकेशन की बात की है वो दोनों जेंडर्स को इक्वली एजुकेशन देने की बात की है, कि जिस प्रकार से आप पुरुषों को शिक्षा दे रहे हैं और जिस क्वालिटी की दे रहे हैं वही क्वालिटी की एजुकेशन आप फीमेल्स को भी दें, जिससे कि उन्हें समाज में एक समान स्थान प्राप्त हो, सम्मान प्राप्त हो, उनकी डिग्निटी को मेंटेन रखा जाए। वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, फिज़िकली स्ट्रांग हो, इमोशनली स्ट्रांग हो। और उनके दिमाग में जिस प्रकार का एक माइंडसेट बना दिया गया है कि आप सिर्फ घर संभालने के लिए हैं, आप सिर्फ अपनी शारीरिक सुंदरता पे ध्यान दें, क्योंकि आप पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए बनाई गई हैं। तो इस प्रकार का जो एक माइंडसेट है उसमें परिवर्तन लाएं और महिलाओं को एक बुद्धिजीवी प्राणी के रूप में देखा जाए। उनकी शिक्षा और उनके स्तर को ऊपर उठाने की बात की है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो कि यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, सेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उन बच्चों के साथ आप मेरी वीडियोज़ को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।